नेशनल अचीवमेंट सर्वे कक्षा 10वीं टेस्ट पेपर 3 जिसके भाग 1 में हम आज कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। लोक शिक्षण द्वारा उपलब्ध इस प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में विद्यार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश हैं, जिनमें मुख्य इस पुस्तिका में 70 प्रश्न हैं। इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ABCD है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। आपको सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न 1 में लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या 0.05 के निकटतम। यहाँ पर हम जो 4 प्रश्न लिखे हैं उनके उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। कौन सी संख्या 0.05 के निकटतम है। यदि हम पहले को देखें जो कि 0.06 है, यदि हम इसे 3 स्थान तक लिखें तो हमें प्राप्त होगा 0.060। इसी प्रकार दूसरा जो है 0.051, ये 3 स्थान तक दशमलव के 3 स्थान तक लिखा हुआ है, इसलिए यहीं पर रहेगा। तीसरा यदि हम देखें 0.0499, इसमें जो चौथा अंक 9 है, हम जानते हैं यदि हमें चौथे अंक को हटाना है, यदि यह अंक 5 या 5 से अधिक है तो उसके निकटतम अंक में 1 जोड़ देंगे, अर्थात हमारा जो 0.0499 का उत्तर है 0.050 होगा। इसी प्रकार चौथे वाले का यदि हम देखें 0.0505, इसमें भी चौथा जो अंक है 5 है, इसलिए बाजू वाले में 1 अंक जोड़ देंगे, अर्थात हमें जो प्राप्त होगा 0.051 प्राप्त होगा। तब हम देखते हैं कि 0.050 के जो निकटतम अंक है वो हमारा आंसर C होगा, जो कि 0.0499 के बराबर है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या है। इस आकृति को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 आयत और एक त्रिभुज बना हुआ है। यदि हमें इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, अर्थात कुल क्षेत्रफल जो होगा आकृति 1 का क्षेत्रफल धन आकृति 2 का क्षेत्रफल धन आकृति 3 का क्षेत्रफल। आकृति 1 जो है जो कि त्रिभुज के रूप में है, अर्थात आकृति 1 को लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, आकृति 2 को लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल और आकृति 3 को लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसी प्रकार आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। हम देखते हैं कि त्रिभुज का जो आधार है वो 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार पहले वाले जो आयत की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई त्रिभुज के आधार 2 के बराबर होगी, तथा तीसरा जो आयत है उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ हम 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं तो हमारा जो आंसर है 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 और 7 का गुणा 5 में करेंगे 35। तीनों को जोड़ने पर हमें 47 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा, अर्थात बी जो है ऑप्शन है इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, यदि डेल्टा 99 से बड़ा एक पूर्णांक है तो निम्न में से किस व्यंजक का मान सबसे अधिक होगा। 99 से बड़ा व्यंजक मानने के लिए हम मान लेते हैं कि माना डेल्टा का जो मान है वो 1 2 3 4 के बराबर है, तो हम चारों प्रश्न पे आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। पहला है 1 2 3 4 भागित 99 बटे डेल्टा। डेल्टा की जगह हमने 1 2 3 4 लिखा, यहाँ हम भाग की जगह गुणा लिखेंगे तो हमारा जो प्रश्न है वो हो जाएगा 1 2 3 4 गुणा 1 2 3 4 बटे 99। यदि 1 2 3 4 में हम 99 का भाग देंगे तो लगभग 12.4 प्राप्त होगा। यदि इन दोनों का आपस में गुणा करें तो लगभग हमें 15,301 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 1 2 3 4 प्लस 99 बटे डेल्टा है, इसमें हम डेल्टा की जगह 1 2 3 4 रखें और 99 में 1 2 3 4 का भाग दें तो जो लगभग 0.09 के रूप में प्राप्त होगा। इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारा उत्तर 1 2 3 4.09 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि बी वाला जो है 1 2 3 4 गुणा 99 बटे 1 2 3 4, 99 में हमने अभी 1 2 3 4 का भाग दिया था जो कि 0.09 के रूप में प्राप्त हुआ। यदि इसको हम 1 2 3 4 से गुणा कर देते हैं तो हमें 111.06 प्राप्त होगा। यहाँ पर हम सबसे देखें, सबसे बड़ी जो संख्या है जिसका मान 15,301 आया है वो प्रश्न नंबर 1 ए वाले ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है, इनमें से किस संख्या u के बीच एक क्रमीय संख्या मिल सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2
10 की घात ऋण 1 और 11 की घात ऋण 1, यह भी एक परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या है। इसी प्रकार ऋण 4 और ऋण 5 भी परिमेय संख्या है और 6.5 और 6.6 भी परिमेय संख्या है। हम जानते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। चूंकि यह दी गई संख्याएं तीनों परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए 10 की घात ऋण 1 और 11 की घात ऋण 1 के बीच भी अनंत परिमेय संख्या मिलेगी। ऋण 4 और ऋण 5 के बीच भी अनंत परिमेय संख्या मिलेंगी और 6.5 और 6.6 के बीच भी अनंत परिमेय संख्या मिलेंगी। तब इस प्रश्न का जो उत्तर होगा डी ऑप्शन, एक, पहला, दूसरा, तीसरा, सभी। आइए प्रश्न नंबर 7वें पे आते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि चित्र PQR एक समांतर चतुर्भुज है, RSTU एक समचतुर्भुज है तथा कोण QPS का जो मान है वो 66 अंश और RTU का मान 37 अंश है। तो हमें त्रिभुज में PSO का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में विकर्ण जो रहते हैं सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर कोण T का एक भाग जो है 37 अंश है, इसलिए दूसरा भाग भी यहाँ 37 अंश होगा। चूंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए जो कोण T की वैल्यू है वही कोण R की वैल्यू होगी। तब R का मान भी, जो T की वैल्यू 74 अंश थी, तो R की वैल्यू भी 74 अंश हमें प्राप्त होगी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक सीधी रेखा पर छेद करें तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसलिए समांतर चतुर्भुज में हम ध्यान से देखें तो कोण POS का जो वैल्यू है वो हमारी SRE के बराबर होगी, अर्थात 74 अंश होगी। तब हमें त्रिभुज के तीन कोणों में से दो कोणों का मान ज्ञात हो गया है, जिसमें कोण P का मान 66 अंश, कोण O का मान 74 अंश और कोण S का मान हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जहां P और O की वैल्यू हमें मालूम है 66 और 74 है। 66 और 74 को यदि हम जोड़ दें तो 140 प्राप्त होता है। इस प्रकार कोण S की जो वैल्यू है 180 में से 140 को घटा दें तो हमें 40 प्राप्त होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन का जो है वो बी वाला होगा, अर्थात 40 अंश होगा। प्रश्न नंबर 6वां, जिसमें लिखा है 4x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस x वर्ग को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यदि हम प्रश्न को पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करें तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a स्क्वायर तो हम 4x स्क्वायर को लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी आना चाहिए। तो a की वैल्यू हो गई 2x और b की वैल्यू हो गई y। इस प्रकार हमें जो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2ab की जो वैल्यू है 4xy के रूप में प्राप्त होगी, परंतु सवाल में xy लिखा हुआ है, अर्थात हमें कितने xy की और आवश्यकता है। तो हम 4xy में से xy को घटा देंगे तो 3xy हमें जोड़ना पड़ेगा, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा 3xy जोड़ना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 7वां, जिसमें लिखा है निम्न में से कौन सा विकल्प 30% है। यहाँ पर हम सभी के 30% निकाल के देखते हैं कितने प्राप्त होते हैं। तो यदि हम 29 का 30% निकालें तो 29 गुणा 30 बटा 100, तो जो कि 8.7 प्राप्त होगा, परंतु ये दशांश अर्थात 10 के बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम 1 किलोग्राम का यदि हम 30% निकालें, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 का 30% जो होगा 1000 गुणा 30 बटे 100, अर्थात जो कि 300 के बराबर प्राप्त होगा, परंतु यह 31 के बराबर नहीं होगा, अर्थात यह विकल्प भी गलत है। इसी प्रकार 15 का यदि हम 30% निकालें तो 15 गुणा 30 बटे 100, अर्थात इसको हल करने पर जो प्राप्त होगा 4.5, जो कि 2 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा 30% नहीं है तो चौथा अवश्य होगा, परंतु इसे भी हम चेक करके देखते हैं तो 205 का 30% होगा 205 गुणा 30 बटे 100, जिसे हल करेंगे तो हमें 61.5 प्राप्त होगा, जिसे निकटतम रूप में लिखें तो 62 प्राप्त होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है अमित के पास x क्रिकेट कार्ड थे, भूमि के क्रिकेट कार्ड की संख्या अमित के कार्ड की संख्या का 2/3 है, चेतन के पास कोई कार्ड नहीं है। अमित और भूमि ने कुछ कार्ड चेतन को दिए,
उन सभी के पास समान संख्या में कार्ड है। अमित द्वारा चेतन को दिए गए क्रिकेट कार्ड की संख्या निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा निरूपित हो रही है। यहाँ हमको पता है अमित के पास जो कार्ड है वो x है, भूमि के पास जो कार्ड है अमित के कार्ड के 2/3 है, अर्थात 2x/3 होंगे, और चेतन के पास जो कार्डों की संख्या है 0। इस प्रकार हम देखते हैं तीनों कार्डों को मिला दें, तीनों के पास कुल कार्ड जो होंगे वो होंगे x धन 2x/3, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 5x/3। हम जानते हैं कि तीनों को बराबर बराबर कार्ड देना है, इसलिए हम इसके 3 भाग करेंगे तो प्रत्येक भाग जो होगा वो प्राप्त होगा 1/3 गुणा 5x/3, अर्थात 5x/9 प्राप्त होगा। चूंकि अमित के पास x कार्ड थे और अभी उसके पास जो भाग बचा है 5x/9, तो इस प्रकार अमित ने जो कार्ड दिए वो प्राप्त होंगे x ऋण 5x/9, जिसे हल करेंगे तो उत्तर हमें प्राप्त होगा 4x/9, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा 4x/9, जो कि सी ऑप्शन है, वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, इसमें लिखा है तार की जाली के एक टुकड़े से बेलनाकार पेड़ रक्षक बनाया गया जिसकी ऊंचाई 121 सेंटीमीटर है, जैसा कि नीचे दिखाया गया। पेड़ रक्षक द्वारा जमीन का अधिकतम कितना क्षेत्रफल घेरा गया। जब जाली को हम गोलाकार कर देते हैं, सॉरी बेलनाकार कर देते हैं, तो बेलन की जो परिधि है हम देखें 66 सेंटीमीटर के बराबर होगी, परंतु परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 66। इसे यदि हम हल करें तो हमें r की जो वैल्यू प्राप्त होगी 21/2 के रूप में प्राप्त होगी। r जो है बेलनाकार जो हमारी जाली है उसकी त्रिज्या प्राप्त हो गई। हमें यह देखना है कि पेड़ रक्षक के द्वारा जमीन का कितना क्षेत्रफल घेरा गया, अर्थात हमें आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आधार का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है πr² होता है। इसमें पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यदि हम 21/2 रख दें तो जिन्हें हल करने पर हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो होगा 693/2, अर्थात जिसे हम 2 से डिवाइड करें तो 346.5 प्राप्त होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी होगा, जो कि 346.5 वर्ग सेंटीमीटर के रूप में निरूपित है। प्रश्न नंबर 10, जिसमें लिखा है यदि 1/x बराबर 4/3x ऋण 7 हो तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x बराबर 4/3x ऋण 7। यहाँ पर यदि हम त्रियक गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 4x बराबर 3x ऋण 7, जिसे आगे हल करने पर हम प्राप्त करेंगे ऋण x बराबर 7, अर्थात x की जो वैल्यू है ऋण 7 के बराबर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 11, जिसमें लिखा है नीचे दिए गए चित्र में LMNO एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि कोण L, कोण M और कोण N प्रत्येक की मान 80 अंश से कम है, तो हमें x से चिन्हित कोण की माप निम्न में से कौन सा विकल्प हो सकता है। हम मान लेते हैं कि माना कोण L और M और N जो 80 से कम है, अर्थात 79 अंश है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, अर्थात कोण L प्लस कोण M प्लस कोण N प्लस कोण O बराबर 360। यहाँ पर LMN की जो वैल्यू हमने 79 मानी है, तब इसे हम हल करें तो हमें O की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 123 अंश प्राप्त होगी। अब हम जानते हैं कि कोण O और X मिलकर 360 बनाते हैं, तब X की जो वैल्यू होगी लगभग 237 प्राप्त होगी। यहाँ पर हमने LMN की वैल्यू 80 से कम ली तो हमें 237 प्राप्त हुई, अर्थात जो मान लिखे हैं वो 240 भी नहीं हो सकता, 270 भी नहीं हो सकता और 180 से बड़ा होगा, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी होगा, जो कि 200 है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 12, इसमें लिखा है यदि m एक विषम प्राकृत संख्या है तो निम्न में से कौन सा व्यंजक एक सम संख्या प्रदर्शित करता है। हम मान लेते हैं कि m बराबर 1 है, तो हम m की घात जो 1024 लिखी उसकी वैल्यू निकालें। m की जगह m का मान जो हमने 1 माना था तो रखें 1 की घात 1024, जो कि 1 के बराबर होगा, 1 जो होती है विषम संख्या। इसी प्रकार 9m प्लस 32 लिखा है, m की जगह यदि m की वैल्यू 1 रख देते हैं तो हम हल करने पर 41 प्राप्त करते हैं, जो कि एक विषम संख्या है। तीसरा 2m धन m वर्ग, इसमें m की वैल्यू यदि हम 1 रखें तो हमें 3 प्राप्त होगा, जो भी एक विषम संख्या है। इसी प्रकार चौथे में यदि हम m वर्ग धन 99 में m की जगह यदि 1 रखें
जो हमें स्व प्राप्त होता है, जो कि सम संख्या है। तब प्रश्न में पूछे अनुसार क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन आंसर सही होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 से 12 तक के प्रश्नों के उत्तर देखे। आगे के भाग में शेष प्रश्न हम देखेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।